वेलकम। कैसे हैं सभी। आज की जो क्लास में हम लोगों का डिस्कशन है वो डेरिवेटिव पे चल रहा था ऑलरेडी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में फिनिश कर चुका हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चल रहा था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी टॉपिक है, ये मैं ऑलरेडी बता दिया था। और कुछ लोगों के कहने पे मैंने उस पर जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो टॉपिक था उसको मैंने सबसे पहले कराया हुआ है। हालांकि लग रहा होगा कि मैक्सिमम मिनिमम मैंने पहले क्यों करा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब इंडिविजुअली सेपरेटली टॉपिक है। अगर आपने डिफरेंशिएशन आपको पता है तो सारा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रेट ऑफ चेंज का है, ठीक है ना। रेट मेजर का, रेट ऑफ चेंज का है। वो डेरिवेटिव के द्वारा आप कैसे रेट मेजर करेंगे, ये डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर कैसे होगा आप उसको समझना है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे सपोज दैट आपको कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, तो आप समझिए कि अगर ये फंक्शन है तो इसका ग्राफ होगा। आप ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो अगर ये फंक्शन है, मैंने सपोज दैट मान लिया ये इसका ग्राफ है। अब थोड़ा सा समझिए कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो ये ग्राफ है। तो अगर x में आप चेंज कर रहे हैं, ये सपोज दैट ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आप x में चेंज कर रहे हैं बोले तो ऐसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग y में भी तो चेंज आएगा। सपोज दैट x में आप यहाँ पे x1 है और ये आप x2 गए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको y1, और इधर आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है y2। समझ रहे हैं ना। तो ये आपको जो चेंज होगा ये डेल y होगा इतना, ये आपका कितना चेंज होगा, ये आपका डेल x होगा। समझ रहे हैं ना। तो x के अकॉर्डिंग में y में चेंज डेल x में चेंज इन x, चेंज इन x में चेंज कितना, डेल x। तो वो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आप बोल सकते हैं। चेंज इन y, चेंज इन y में कितना चेंज, डेल y2 माइनस y1। समझ रहे हैं। तो अगर हम ये बोलें कि x के रिस्पेक्ट में y का कितना चेंज हुआ, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा डेल y ओवर डेल x। बोले तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि x में चेंज अगर आप कर रहे हैं तो y में चेंज आएगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये फंक्शन नहीं होते, एक दूसरे से रिलेट नहीं होते, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना। फिर x में आप कुछ कर रहे हैं, y कैसे आपका चेंज है। सपोज दैट आप समझिए, अगर कोई मैन है, सपोज दैट अगर मैन है, मनुष्य है, तो अगर वो अपने पैरों में चेंज कर रहा है, पैर आगे बढ़ा रहा है, तो क्या उसका सर नहीं आगे बढ़ेगा, सर भी तो आगे जाएगा ना। समझ रहे। और सर को अलग कर दो मैन से, तो अगर बाय द वे सर अलग कर दो और पैर वो आगे बढ़ाएगा, तो फिर सर आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। उसी तरीके से x एंड y अगर अटैच्ड है तो ये फंक्शन है, तो x में चेंज करेंगे तो y में ऑटोमेटिक चेंज आने वाला है। तो ये चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन ये आपका जो चेंज है ये एक एवरेज चेंज है। यहाँ से x1 से x2 तक जाने पे आप एवरेज चेंज ऐसे समझिए, जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज दैट जैसे ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। सपोज दैट आप अभी केवल रेट ऑफ चेंज हल्का समझिए, फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने काफ़ी रेट ऑफ चेंज के विषय में समझा भी होगा। सपोज दैट ये A है और ये B है, A से B तक की डिस्टेंस आपने डेल्टा x मानिए। सपोज दैट x1 से x2 तक की डिस्टेंस डेल्टा x मानिए। इसको आपने डेल्टा t टाइम पे कवर किया है, टाइम पे, है ना। तो आप ज़रूरी थोड़ी है कि आपने यूनिफॉर्म मतलब लगातार समय पे स्पीड में गए हों, और ये आपने अलग अलग टाइम टेकन किया होगा। पहले 1 आवर में कितना, फिर इतने में। ज़रूरी थोड़ी है कि जितना आप यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया हो उतने ही टाइम में आगे भी आप यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर किया हो उसी टाइम पे, है ना। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपका एवरेज होगा। इसको आप अगर बोलेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी जो होगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी आपने डिस्टेंस किया, वो किस इंटरवल पे, किस टाइम इंटरवल पे आप कहीं पे ज़्यादा गए, कहीं पे कम गए, है ना। ऐसा होता है, आप पहले थके नहीं थे, आप आराम से गए, काफ़ी दूर चले गए 1 आवर में सपोज दैट, फिर आप गए तो 1 आवर में कुछ कम, यहाँ पे अगर x1 यहाँ पे x2 थोड़ा कम डिस्टेंस। इस तरह हो सकता है कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम ना हो, तो उसके लिए आपने एवरेज, तो ये वेलोसिटी है, चेंजमेंट इन
डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका स्पीड होता है ना, वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बट अगर इसी को, तो हमने इसको डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से डिनोट किया, बट अगर ये टाइम बहुत ही स्मॉल हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, कहने का मतलब क्या है कि हमने इसको बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए एनालिसिस करना है। तो जब बहुत ही स्मॉल इंटरवल पे एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम मानेंगे कि उस इतना स्मॉल इंटरवल होगा, इतना स्मॉल इंटरवल होगा डेल टी टेंडिंग टू जीरो, इतना स्मॉल इंटरवल की हम बात करेंगे कि उसमें आप यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही कवर करेंगे, किसी भी उसका कोई भी इतना छोटा इंटरवल होगा टाइम का कि अब उसका कोई भी छोटा इंटरवल और भी आप बनाइएगा ना, तो उन सब टाइम इंटरवल पे उसके द्वारा जो डिस्टेंस होगी ना वो आपको सेम कवर की गई होगी। तो वो आपका अब एवरेज का केस नहीं रहेगा, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको आप लोग डी डी एक्स ऑफ डी टी से डिनोट करते हैं, डी एक्स ऑफ डी टी, जब आपका डेल टी जीरो हो जाए, यानी टाइम इंटरवल आपका बहुत बड़ा नहीं लेना, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल। तो आप समझ रहे हैं ना, एवरेज, एवरेज क्यों, क्योंकि जब बड़ा टाइम इंटरवल, आप सपोज दैट आपको 10 घंटे के लिए सफ़र करना है, आप यहाँ से चले और यहाँ तक 10 आवर तक चलना है, तो 10 आवर पे आप कैसे, ऐसे ज़रूरी हो सकता है क्या कि हर आवर पे आप लगातार उतनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक आवर में सपोज दैट 1 किलोमीटर जाएंगे तो दूसरे आवर में हो सकता है कि 500 मीटर ही जा पाए, नहीं समझ में आया। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि आप कहीं पे हो सकता है कि रास्ता कुछ गड़बड़ है या कैसा है, तो उस हिसाब से आप यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस को, तो एवरेज। बट जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो वहाँ पे आप, मेरी बात समझिएगा, तो वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म का केस ऑटोमेटिक जनरेट ही हो जाएगा, तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देने वाले हैं। तो यही आपका रेट ऑफ चेंज हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू पढ़ते हैं, हम लोग डेल एक्स ओवर डेल टी नहीं पढ़ते हैं। बहुत ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर है तो उसको हम लोग जो है डेरिवेटिव के थ्रू पढ़ते हैं। तो उसको समझ सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, समझिएगा। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, फंक्शन f with रिस्पेक्ट टू x, किसी भी फंक्शन के हो सकता है, ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइंड होगा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, x का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा f x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड में h आता है ना, और h कितना होगा आपका, बहुत ही स्मॉल होगा। तो अगर आप इसकी बात करें ना x प्लस एच, या ये है क्या, तो समझिएगा ये x और x प्लस एच का y एक्सिस में डिफरेंस। अगर मैं सपोज दैट यहाँ की बात कर दूँ, या चलो दूसरा मैं थोड़ा सा ग्राफ बना ले रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका x है तो ये आपका कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। अगर मैं x प्लस एच की बात करता हूँ तो ये आपका x प्लस एच है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो डिफरेंस है y पे, ये आपका न्यूमरेटर में लिखा है, और इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये x प्लस एच है, x प्लस एच माइनस एक्स, तो h आ जाएगा डिफरेंस। और h कितना है, बहुत ही स्मॉल। तो ये जो गैप मैंने इतना ज़्यादा लिया है ये बहुत ही स्मॉल है, वो मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा लिया है। तो जब बहुत ही स्मॉल हो जाएगा ना गैप जब ज़्यादा हो जाएगा तो वही आप लोग डिफरेंस जो है वो डेल एक्स ओवर डेल टी या समथिंग ऐसे करके पढ़ते हैं। बट यहाँ पे जब बहुत ही इंस्टेंटेनियस, बहुत ही बारीकी, बहुत ही स्मॉल पॉइंट का डिस्कशन होगा मेजर का, तो वहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू जाएंगे और उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि इंस्टेंटेनियस में और ऐसे सिंपली रेट ऑफ चेंज में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर मैं सपोज दैट डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहा हूँ, समझिएगा डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहा हूँ, अगर मैं सपोज दैट ये लिख दूँ डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो इसका क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट अगर मैं यहीं पे डेल वाई ओवर डेल एक्स में डेल एक्स को टेंडिंग टू जीरो भेज दूं तो ये आपको क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का बहुत ही इंस्टेंटेनियस चेंजमेंट आप यहाँ पे देखने वाले हैं। बात समझ में आया ना। और अगर किसी भी पॉइंट पर आप, मैंने ये लिख दिया सपोज दैट डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस चेंजमेंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। किसी पॉइंट पर आप जानना चाहते हैं कि उस पॉइंट पर कितना चेंजमेंट आया इसके थ्रू पर। देखिए रेट ऑफ चेंज जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं ना। रेट ऑफ चेंज का मतलब है जो डिनोमिनेटर में होता है उसके यूनिट चेंज पर इस पे क्या चेंजमेंट आया है। जैसे समझिएगा, आप गाड़ी की स्पीड क्या बोलते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर, यूनिट की बात करते हैं, यानी 1 घंटे में इतना गया, ठीक है ना। 5 किलोमीटर पर सेकेंड या सपोज दैट ऐसे करके, तो नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है ये आपकी यूनिट ही होती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं। जब एवरेज की बात करते हैं, सपोज दैट वो 10 घंटे पे 80 किलोमीटर चला गया, तो 80/10 लिखेंगे ना, तो इसको आप कैंसिल करके सीधा 8 ओवर नीचे यूनिट बना देंगे, नीचे यूनिट ही बना देंगे आप। बात समझ में आ रहा है ना। तो नीचे वाला आपका यूनिट होता है, ठीक है ना। यूनिट चेंज में वो आपका क्या चेंज हो रहा है, ऐसे आप यहाँ पे समझिएगा, राइट। तो अगर आपको सपोज दैट डेल वाई और डेल एक्स या ऐसे समथिंग दिया है, तो उसमें आप डिनोमिनेटर वाले केस को अगर बहुत ही स्मॉल ले लेंगे, एक्स में जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंजमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल कर देंगे, तो वहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस चेंजमेंट बन जाएगा और वो डेरिवेटिव का केस बन जाएगा। आपको यही यहाँ पर इतना ही समझना है, और सीधा आपको जो है इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये केवल एग्जाम्पल पे बेस्ड है और कुछ नहीं है, थ्योरी इसकी इतनी ही है। यहाँ पे समझना है इंस्टेंटेनियस चेंजमेंट क्या है, तो वो आपका एवरेज है ना, एवरेज नहीं है। एवरेज का जब बहुत ही स्मॉल पार्ट में हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो इंस्टेंटेनियस आता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख रखे हैं ये बुक्स वगैरह से, तो आप यहाँ पे समझिएगा। फिर इसके बाद ये मैं एनसीईआरटी बुक का भी सोल्यूशन दूंगा, उसको आप समझिएगा। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा है अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, हैज अ वेरिएबल रेडियस, जिसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। तो फाइंड द रेट ऑफ व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस when the radius is 7। जब उसका रेडियस जो है 7 है ना, तब उसका वॉल्यूम कितना है वो बताना है। आप समझिएगा, देखिए रेडियस के बदलने के साथ साथ रेडियस छोटी थी तो वॉल्यूम दूसरा रहा होगा बैलून का। अब रेडियस और बढ़ गई तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा बैलून का। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा तब कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेट करना होता है चीज़ों को, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये x जो है y से रिलेट है, जहाँ पे x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो उसी जो इंडिपेंडेंट आपका होता है उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो आप इनमें रिलेशन तो फाइंड आउट करें, तब आप रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और रेडियस का बात है, तो वॉल्यूम और रेडियस में आप क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे। तो आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्फीयर का, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे v क्या है मैंने लिखा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल होता है, ठीक है ना, स्फेरिकल होता है वॉल्यूम, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे। वो स्फेरिकल वॉल्यूम क्या वो उस तरह का है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। अब तो बहुत तरह के वैल्यूम है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो, ठीक है। और आर क्या है आपका, रेडियस है, आर आपका रेडियस है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, v और r पे आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड किया है वो आप समझिएगा, क्या फाइंड करना है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वॉल्यूम में चेंजमेंट किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के, यानी dv/dr फाइंड करना है। कब, 8 r इज इक्वल टू 7, जैसे मैंने x इज इक्वल टू एक्स नॉट बोला था, वहाँ पे r इज इक्वल टू 7 पे फाइंड करना है। तो ठीक है, r के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लो। तो dv/dr जब r के रिस्पेक्ट में करेंगे इतना डेरिवेटिव आपको आ चुका है। तो 4/3 पर यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में करें तो r वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे 3r² आने वाला है।
राइट है ना। ओके, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे dv ओवर dr जो आएगा ये 4 पाई r स्क्वायर आएगा। और यहाँ से अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं dv ओवर dr। कहाँ पे आपको वैल्यूम में चेंजमेंट फाइंड करना है, चेंजमेंट इन वैल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r व्हेन r इज इक्वल टू 7, रेडियस 7 पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 पाई 7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखेंगे तो पाई इंटू 22/7 इंटू 7 दिस कैंसिल आउट, और इसको आप सॉल्व आउट करेंगे 4 2 Z 7 एंड समथिंग मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो dv ओवर dr है वैल्यूम का रेडियस के प्रति आपने जो है चेंजमेंट कैसे होगा, वैल्यूम में क्या इंक्रीजमेंट होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आप देखिए इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, ये अगर देखिए सेंटीमीटर रहा होगा तो वैल्यूम क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर, तो बोले सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये समझ में आया होगा। लिखा है द टोटल कास्ट एसोसिएट, CX से टोटल कास्ट को डिनोट किया गया है विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX। ये आपको प्रोडक्शन, कोई X यूनिट है जिसका जो प्रोडक्शन टोटल कास्ट है वो इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है ना। जो टोटल कास्ट हो रहा है X यूनिट प्रोडक्शन का वो इस हिसाब से दिया गया है ना, फार्म से। तो फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। मार्जिनल कास्ट क्या होता है समझिएगा, मार्जिनल कास्ट क्या होता है, जो आपको प्रोडक्शन करना है उससे कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो। जैसे सपोज दैट आपने 500 200 सपोज दैट कोई 200 चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है ना, 200 सपोज दैट 200 एप्पल आप खरीद रहे हैं 1000 रुपीज़ के, ठीक है ना। और आपने कहा अगर मैं 2005 एप्पल खरीदूंगा तो उसने कहा आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 200 के लिए तो 1000 ठीक था, लेकिन यहाँ पे अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 के लिए क्या आया है, तो 5 के लिए 100 रुपीज़ आया है। तो ये आपकी मार्जिनल कास्ट हुई, एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए जो एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ा है। नहीं बात समझ में आई, आपको ज़रूरत इतने की थी, इतना प्रोडक्शन था, इतना 5 के लिए इतना की आ गया आपको, तो वही मार्जिनल कास्ट है। तो समझिएगा 3 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए कितना मार्जिनल कास्ट देना होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि जो मार्जिनल कास्ट है मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कास्ट इन एनी आउटपुट्स, किसी बनाने के लिए आपको जो टोटल कास्ट का जो रेट ऑफ चेंज होगा वही आपकी मार्जिनल कास्ट होगी। तो आपको देखिए मार्जिनल कास्ट दी गई है CX, कितना दिया गया है आपको 0.005 x की पावर 3 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 5000। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है ना आउटपुट्स। तो आउटपुट्स क्या है आपका x है, तो x के रिस्पेक्ट में आप इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे, तो dc ओवर dx। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आप करें तो 0.005 ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 2x और यहाँ से आ जाएगा 30 और ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो किस यूनिट पे आपको 3 पे, तो x की वैल्यू दी गई है 3, यहाँ पे आप रखिएगा। तो आपका जो मार्जिनल कास्ट है आपका किस पर एट 3 यूनिट की जो मार्जिनल कास्ट है वो आपको आ जाने वाली है, क्या आ जाएगी 0.0053 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 3 प्लस 30 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, सबसे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन या तो गिवन है या तो आपको बनाना है जिससे आपके जितने भी वेरिएबल है कनेक्टेड हो, जिसका रेट ऑफ चेंज आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहले आपको वो कनेक्ट हो तब आप उसके रिस्पेक्ट में किसी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए मैंने और कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उनके थ्रू और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो ना, समझिएगा, जब रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर हो तो स्फीयर का जो सरफेस है और उसके वॉल्यूम में क्या रेट ऑफ चेंज आएगा। समझ में आ रही बात। देखिए आप इसको थोड़ा रिकॉल करने के लिए सोचिए। सपोज दैट जब
1 सेंटीमीटर रेडियस होगी, आप ऐसा भी समझे, जब 1 सेंटीमीटर होगी तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आएगा ना, कुछ डिफरेंस आएगा ना, दोनों का रेट ऑफ चेंज। तो जब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तब कितना आएगा, वो रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ये होता है कि इसी तरीके से अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया में चेंजमेंट आता रहेगा, तो अगर मैं बोल दूंगा 10 सेंटीमीटर जब रेडियस हो जाएगी तो क्या चेंजमेंट आएगा, समझ में आ रहा है ना, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कैसे बदलेगा वो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप समझिए पहले किसमें आपको कनेक्शन देखना है, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का डायरेक्ट कोई फार्मूला आपने पढ़ा है क्या जिसमें दोनों कनेक्ट होते हैं, तो नहीं, बट वॉल्यूम आपका जो होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोनों जो है, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ आर, वॉल्यूम भी आर का फंक्शन है और जो सरफेस एरिया है ये भी फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है ना। तो आपको रेट ऑफ चेंज क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डीवी ओवर डीएस, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का चेंजमेंट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका कनेक्शन नहीं है, v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ s, डायरेक्ट नहीं है। तो आपको पता है कि अगर ये डायरेक्ट नहीं है तो मैंने काफ़ी बार बताया कि इफ y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x बट y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, पैरामीटर के केस में, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, x का t के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम dv ओवर dr फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ से देखिए फाइंड आउट करिए। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, डी ओवर डी को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी और डी को लिख सकते हैं डी ओवर डी, समझ रहे हैं ना। ओके, अब यहाँ पे डी ओवर डी फाइंड आउट कर लो, डी ओवर डी फाइंड कर लो, यहाँ पे डिवाइड लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से डी ओवर डी क्या आने वाला है, डी ओवर डी, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है फार्मूला में, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 3r स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कटेगा तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं बात कर दूँ ds ओवर dr की, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 2r, यानी 8 पाई r आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ dv ओवर dr क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से ds और dr क्या आ जाएगा 8 पाई r, और सॉल्व आउट करिए इसको, तो पाई से पाई यहाँ पे 1/2 और r से r कैंसिल तो r आएगा। तो dv ओवर ds वॉल्यूम का जो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट आ रहा है वो रेडियस का हाफ है, समझ में आ रहा है ना, जो भी रेडियस है उसके हाफ के एवज में रेट ऑफ चेंज आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस बार रेडियस किस रेडियस पे आपको चेंज करना है, तो रेडियस आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर पे आपको चेक करना है कितना होगा। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं dv ओवर ds एट r इज इक्वल टू 2, जब रेडियस 2 होगा तो हाफ इंटू r इज इक्वल टू 1, और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर के एवज में आपका जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। उम्मीद है ये बातें आपको सब समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ x एंड y आर द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हैं जिनकी साइड की लेंथ x एंड y यूनिट्स दी गई हैं और बोथ आर कनेक्टेड, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, उनमें कनेक्शन है। फाइंड द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर। आप देखिए सेकेंड स्क्वायर, आप थोड़ा यहाँ फिगर से आइए, अगर मैंने एक सपोज दैट ये स्क्वायर बनाया है, ये फर्स्ट है, और ये मैंने एक सपोज दैट सेकेंड बनाया है, ठीक है ना, 2 स्क्वायर मैंने बनाया है, इसका एरिया मैंने मान लिया a1 है, इसका एरिया मैंने माना a2 है, इसकी साइड आपकी x है, इसकी साइड आपकी y है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, किस रिलेशन से, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड जो है आपका क्या है, सेकेंड का मैंने a2 माना है, तो और फर्स्ट का क्या है a1, तो d a2 और d a1 ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है।
तो क्या a2 और a1 एक दूसरे के फंक्शन है क्या? नहीं, बट a1 इज द a1 x का फंक्शन है, क्योंकि a1 क्या है? एरिया। तो एरिया अगर साइड आपका है, साइड एरिया से कनेक्ट होता है, साइड x है तो एरिया कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है? y, तो एरिया a2 कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ y। तो यहां से dA2 dA1 आपको निकल आएगा। कैसे? a2 किसका फंक्शन है? a2 आपका फंक्शन है y का, ठीक है ना? देखिए ये y का है, ये x का है, बट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, तो a2 को भी आप x का बना सकते हैं। a2 को आप x का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? a2 के प्लेस पे आप y की वैल्यू रख दीजिए तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो ये भी a2 भी x का हो गया, a1 भी x का हो गया। अब यहां से dA2 ओवर dx फाइंड करिए और dA1 ओवर dx फाइंड करिए। दोनों x के हैं, अब x के रिस्पेक्ट में आप इन दोनों का डेरिवेटिव करिए, यहाँ पे पुटअप करिए, आ जाएगा। तो चलिए dA1 ओवर dx तो आपका बहुत इजी है, जो कि 2x आएगा। यहाँ पे आपको ये भी कोई बहुत वो नहीं है, dA2 ओवर dx करेंगे तो आप देखिएगा पहले पावर वाला लगेगा तो पावर पहले आ जाएगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 1 कम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? आपको x माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो x का आएगा 1 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। दैट्स ऑल, मल्टीप्लाई करके गेट समथिंग। ओके, अब यहाँ पे आप पुट अप करिए तो यहाँ से आ जाएगा dA2, मल्टीप्लाई मत करा करिए क्योंकि आप शायद कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना हो, कुछ यहाँ पे वैसे वैल्यू दी नहीं गई तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं तो वैल्यू दी जाती तो ये और सिंप्लीफाई हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रखिए, ये आपको आ जाएगा। अच्छा, a2 वाला ऊपर रखना है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2x। डिवाइड में आपका क्या है? 2x, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x साइड है, 0 हो नहीं सकता। तो ये a2 के रिस्पेक्ट, a2 का a1 के रिस्पेक्ट में जो आया है चेंजमेंट, ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x आया है। आप इसका मल्टीप्लाई करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं और यही इसका फाइनली आंसर होगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि कैसे रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करना है। मैंने और 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको आप समझिएगा क्या है। देखिए लिखा है अ मैन, ठीक है ना? अब ये आपको थोड़ा थिंकिंग बेस पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन 2 मीटर हाई वॉक, अ मैन 2 मीटर हाई, ओके सॉरी, यहाँ पे एक मैन है जो 2 मीटर हाई है, वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई। ओके, तो फाइंड द रेट ऑफ विच द लेंथ ऑफ द हिज शैडो इंक्रीजेज। पहले आप इसमें देखिए, थोड़ा सा फिगर बनाइए, क्या लिखा है? एक लैम्प पोस्ट है, ये मान लो आपका एक लैम्प पोस्ट है, क्लियर है ना? ये एक लैम्प पोस्ट है और कितना है? 5 मीटर है, इसकी हाइट दी गई है 5 मीटर। ओके, ये आपका ग्राउंड है, सपोज दैट जमीन। ओके, यहाँ पे एक 2 मीटर हाई मैन है, एक मैंने मैन को सपोज दैट ये बना दिया, ये आपका जो है मैन है जिसकी 2 मीटर हाइट है। ओके, ये वॉक, ये चल रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये चल रहा है फ्रॉम अवे द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट से ये दूर जा रहा है, यानी इधर को चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो इसमें फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो, इसकी जो शैडो बनेगी ना, तो ये शैडो कैसे बनेगी? जब ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जो लाइट पड़ेगी, जितना लाइट इसके द्वारा रोक लिया जाएगा वही आपका इधर ये शैडो बन जाने वाला है। तो शैडो में चेंजमेंट, शैडो की लेंथ मैंने सपोज दैट, अगर मैंने सपोज दैट एल मान लिया, ये शैडो की लेंथ मैंने एल मान लिया थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? शैडो की लेंथ मैंने एल मान लिया, तो आपको फाइंड जो करना है इसी शैडो में चेंजमेंट, फाइंड द रेट ऑफ विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेज, यानी dl ओवर dt फाइंड करना है। टाइम के रिस्पेक्ट में लेंथ में क्या चेंजमेंट आएगा और उसकी स्पीड दी गई है 6 मीटर पर मिनट दी गई है। तो यहाँ पे ये आपको फाइंड आउट करना है, स्पीड ds ओवर dt टाइम के रिस्पेक्ट में दी गई है 6 मीटर पर मिनट, ये आपको गिवन है। यहाँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे सोचिए
कि सपोज दैट ये लैम्प पोस्ट है, मैन यहाँ से ऐसे जा रहा होगा इससे दूर, ठीक है ना, तो यही तो इसका चेंजमेंट हो रहा है, यही तो इसकी स्पीड बताएगी, डिस्टेंस, चेंजमेंट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पीड लिख दिया, ये आपका डिस्टेंस होगा। तो अगर मैंने इसको सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने एक्स मानी है, ये सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक मैन गया, तो उसकी जो चेंजमेंट ऑफ हमें यहाँ पे पहचाननी है ऐसे करके, सपोज दैट तो ये एक्स में चेंजमेंट किस रेशियो से हो रहा है वो आपकी स्पीड होती है। तो dx ओवर dt दिया गया है, dx ओवर dt यहाँ पे दिया गया है कि लैम्प पोस्ट से दूर जाने का जो उसका रेट ऑफ चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शैडो में क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है आप समझिएगा। जैसे आप सपोज दैट कहीं पे लैम्प पोस्ट के पास खड़े हो, आप दूर जा रहे होंगे, तो आप जैसे जैसे लैम्प पोस्ट से दूर जाते हैं तो आपकी जो शैडो है उसमें चेंजमेंट आता है, ठीक है ना। तो आपकी लैम्प पोस्ट से दूर जाने पे जो रेट ऑफ चेंज है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी हाइट पे क्या रेट ऑफ चेंज आएगा शैडो की, वो आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये आपकी स्पीड दी गई, यूनिफॉर्म स्पीड 6 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो ये स्पीड में जो डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट आता है वही आपकी स्पीड होती है। तो अगर ये मैंने इसमें डिस्टेंस में चेंजमेंट x माना है सपोज दैट वेरिएबल, तो dx ओवर dt चेंजमेंट हो जाएगा, ओके, यही स्पीड हो जाएगा। और मैंने शैडो पे, ये इधर आपकी शैडो बनेगी, तो शैडो में मैंने चेंजमेंट के लिए वेरिएबल l मान लिया है, तो जो चेंजमेंट आएगा वो dl ओवर dt आएगा, रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम पे। क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए एक्स और एल पे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डीएल ओवर डीटी फाइंड आउट किए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से रिलेशन एल और एक्स में बनाना जरूरी हो जाता है। तो आप क्या यहाँ पे समझ रहे हैं ये क्या बन रहा है, तो आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों भी ट्रायंगल के लिए, ये स्मॉल ट्रायंगल के लिए और ये ग्रेटर ट्रायंगल के लिए, ये दोनों सेम होने वाला है एंगल। तो डबल ए सिमिलरिटी से भी ये आपका जो है सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल। तो अगर मैं इनका नाम दे दूँ तो ये हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे इनका मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इन ट्रायंगल बी क्यू पी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, भाई किसी भी प्रॉपर्टी लगा दो डबल ए से। क्लियर है। तो जब सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड इन द सिमिलर ट्रायंगल से आपको पता है करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे आप दिस और दिस लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी का, ये आपका ए सी का जो रेशियो है पी क्यू के साथ इक्वल होने वाला है ए क्यू का रेशियो, ये आपका ए क्यू का रेशियो क्यू बी के साथ। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ए सी कितना गिवन है आपको 5, पी क्यू कितना गिवन है आपको 2, ए क्यू कितना गिवन है आपका x और क्यू बी कितना गिवन है l। बात समझ में आ गया ना। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, अगर मैं इसको डिवाइड करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं। यहाँ से तो मल्टीप्लाई जिससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5l मैंने एक सेकेंड रुकना जरा, मैंने क्या लिया यहाँ से ए सी और ये आपका पी क्यू, हाँ ठीक है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, और ये आपका एक, सॉरी यहाँ पे देखो सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, बीपीटी मैंने सोच लिया है इसको, बीपीटी जैसा, बीपीटी का रेशियो यहाँ पे लगा दिया। सिमिलर ट्रायंगल में ना पूरा लिया जाता है दिस, तो यहाँ पे ए बी आएगा ना, हाँ ए बी आएगा, बिल्कुल ए बी आएगा यहाँ पे। तो आपको ए बी ओवर क्यू बी, तो ए बी जो आएगा आपका ए बी जो होगा वो एक्स प्लस एल होगा। समझ रहे हैं। देखिए एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, तो बड़े वाले साइड की छोटे वाले साइड से हाइट, और बड़े वाले ट्रायंगल तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी आएगा, छोटा वाला क्यू बी, तो ए बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल, है ना। तो यहाँ से समझिएगा। देखिए इस तरह की मिस्टेक अगर सोल्यूशन में हो जाती है तो आप प्लीज़ उसको देखिए समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5l और यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2l, इसको सॉल्व करिएगा इधर तो ये हो जाएगा 3l इज इक्वल टू 2x। तो x और l में रिलेशन आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dl ओवर dt। तो t के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे हम लोग, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। और आज थोड़ा सा तबीयत भी मेरी कम सही है, सर भी चकरा रहा है। तो यहाँ से टी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग जब, तो ये आपका 3 dl ओवर dt आ जाएगा और ये आपका 2 dx ओवर dt आ जाएगा। इजी है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। तो dl ओवर dt फाइंड आउट करना है, बट dx ओवर dt आपको 6 मिनट पर मिनट दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा dl ओवर dt जो होगा
2/3, इसको मैंने 3 इधर भेज दिया और यहाँ पे मैंने लिखा 6 मिनट, 6 मीटर पर मिनट, तो 3 2 तो 4 आ जाएगा यहाँ से, तो 4 मीटर पर मिनट जो है आपका आंसर आएगा। 4 मीटर पर मिनट के स्पीड में उसका चेंजमेंट आएगा किसका, शैडो का। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, जिस स्पीड से वो चल रहा है, अगर 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो चल रहा है यहाँ पे, ओके, तो उसकी जो शैडो में चेंजमेंट आने वाला है वो 4 मीटर पर मिनट की स्पीड से आएगा, यानी 1 मिनट में 4 मीटर उसकी स्पीड में चेंजमेंट आने वाला है। एक और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। लिखा है फॉर द कर्व y = 5x - 2। मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश कराया हूँ आपको, ठीक है ना, और बकाया एनसीईआरटी सोल्यूशन दूंगा। फॉर द कर्व y = 5x - 2x³ इफ x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, 2 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, यानी x में चेंजमेंट आ रहा है, dx और dt यहां पे दिया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉरी, कोई भी चेंजमेंट होगा नहीं, सेकंड दिया गया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है ना। देन हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x = 3। पूछा क्या गया है, समझना, जो पूछा गया वो बहुत ज़रूरी होता है, जो गिवन है आपको वो भी बहुत ज़रूरी होता है पहचानना। तो x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, और यहाँ से पहचान लिया करो यूनिट पर सेकेंड दिया गया है, तो क्या x चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो मतलब x चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड यानी टाइम, तो यानी dx/dt आपको दिया गया है। x चेंज हो रहा है कितना, 2 यूनिट पर सेकेंड। ओके, अब आपको हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग, स्लोप चेंज होगा x = 3 पर, तो आपको स्लोप भी पूछा गया है, तो dm स्लोप m होता है ना स्लोप, तो dm/dt आपको पूछा गया है कब, एट x = 3 पर। ये आपको पूछा गया है, ये आपको गिवन है, समझ में आया ना। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपका स्लोप का चेंजमेंट होगा। अब यहाँ से देखिए y आपको गिवन है, y क्या गिवन है, आपको दिया गया 5x - 2x³, तो ये y है, तो आपको स्लोप पता है क्या होता है, m = tan θ = ddx ऑफ y। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप बताता है, मैंने बहुत बार बताया। तो dy/dx जो होगा x के रिस्पेक्ट में 5 माइनस ये आपका आ जाएगा 2x², और यही आपका स्लोप m होने वाला है, क्लियर है ना। तो इसका एक बार और t के रिस्पेक्ट में अब कर दो, क्योंकि dm/dt चाहिए, तो dm/dt जो आएगा यहाँ से 5 तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, 0, तो ये आपको आ जाएगा 0 माइनस ये 2 है, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुकना, जब यहाँ पे आपने डेरिवेटिव इसका किया है तो यहाँ से 5 आ जाएगा, माइनस का 3 2 6 आएगा, तो यहाँ से 6 2 12x हो जाएगा, क्लियर है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव 12x हो जाएगा, और यहाँ से देखिए t है, तो एक बार आपको dx/dt भी करना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब dx/dt दिया गया है आपको, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -12x × dx/dt 2 यूनिट पर सेकेंड, तो यहाँ से जो स्लोप में चेंजमेंट आएगा वो -24x आएगा, ठीक है ना, -24x। बट x आपको दिया गया है कि 3 पर, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो -24 × 3, तो माइनस का 72 यूनिट पर सेकेंड आएगा, जो आपको दिया गया था वहाँ पे यूनिट, है ना। देखिए स्लोप अगर निगेटिव है, ये सब चीज़ें आपको पता होगा। अगर स्लोप निगेटिव क्या बताता है कि वो आपको वहाँ पे जो है बढ़ने के साथ साथ घट रहा है, जो चेंजमेंट है, रेट ऑफ चेंज समय के साथ क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज घट रहा है ना। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ चेंज भी आपका बढ़ने वाला है, ठीक है ना। पॉजिटिव ये बताता है, प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। यहाँ पे MT, तो इसका मतलब क्या है, अगर m प्रोपोर्शनल t होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप जो है इंक्रीज करेगा टाइम के रिगार्डिंग, और m ये इम्प्रोपोर्शनल है, अगर इन प्रोपोर्शनल टाइम के, तो इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्लोप आपका घटेगा, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज होता है वो निगेटिव होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने सब पढ़े। तो ये रेट ऑफ चेंज का हल्का सा केस जो था, ये डेरिवेटिव का यूज़ है, एप्लीकेशन है, जो आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी आपको दिया गया है टॉपिक में जो आपको पढ़ना है। तो रेट ऑफ चेंज मैंने आज करवा दिया।
एनसीईआरटी बुक से मैं और कोशिश करूँगा आपको पूरा सोल्यूशन देने का। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा मैक्सिमम मिनिमम भी मैंने करवा दिया है। अब आपके अभी अप्रॉक्सीमेशन या टेंजेंट नॉर्मल ऐसे जो 1-2 टॉपिक है उनको भी मैं कराने के लिए कोशिश करूँगा। आज तक के लिए सभी को यहीं पर जय हिंद, थैंक यू, गुड लक।